हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका संत थॉमस एक्वाइनस पढ़ा रही थी मैं। तो आपका एक वीडियो मैंने थॉमस एक्वाइनस की भेज दी थी। देन आपकी ये सेकंड वीडियो है। तो हम देखते हैं कि जो है संत थॉमस एक्वाइनस ने क्या कहा हुआ है, सौंदर्य रूपी इनके क्या विचार रहे हैं, क्या मत दिए हुए हैं। तो इसके पहले आपको थोड़ा सा लास्ट वीडियो में बताती हूँ कि थॉमस एक्वाइनस का क्या मैंने आप लोग को बताया था। तो जो संत एक्वाइनस थे वो ईसाई थे और उन पर भी प्लेटो, अरस्तु और प्लॉटिनस का प्रभाव था। वो मानते थे कि कुछ विशेषताओं के आधार पर दृष्टा और दृश्य में आकर्षण का एक समान संबंध होता है और उसका अनुभव किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ पूरा लास्ट वीडियो में बताया था, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो जूम मीटिंग पे एक बार फिर से बता दूंगी। तो ये क्या मानते थे कि जो दृष्टा होता है और जो दृश्य होता है, दोनों का आपस में संबंध होता है और दोनों का आपस में अनुभव किया जा सकता है। यही कलाकृति के आकर्षण का कारण होता है। जिन पर वस्तुओं के सामंजस्य होता है उनके प्रति इंद्रियों का स्वाभाविक साम्य में संबंध होता है, अतः उन पर मोहित होते हैं। ऐसे रूपों की अनुकृति ही सुंदर रहे हैं और वे कुरुचिपूर्ण अथवा नैतिक हों। देखिए, तो ये मानते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें आकर्षित करती है या आकर्षण का कारण बनती है या कोई भी कलाकृति हो, तो वो अगर हमारे स्वभाव से संबंधित होती है, रिलेटेबल होती है, तो हमारे इंद्रियों को जल्दी से आकर्षित करती है ना। तो हम उससे क्या होते हैं, मोहित होते हैं, उन्हीं चीज़ों पर मोहित होते हैं। तो ऐसे रूपों की अनुकृति चाहे वो जो है कुरुचिपूर्ण मतलब खराब और अनैतिक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। किसकी तरफ? जो हमारे स्वभाव से मिलती जुलती हैं, जो हमारे चीज़ों से सामंजस्य बना के रखती हैं। तो इस सिद्धांत से यह स्पष्ट हो गया है कि सौंदर्य तथा नैतिक एक ही वस्तु नहीं है। यहाँ आकर कला का क्षेत्र धर्म व दर्शन से पृथक हो गया है। तर्कपूर्ण इंद्रिया बोध ही सौंदर्य का आधार बनी। तो जो तर्कपूर्ण और आपका तर्कहीन दोनों मैंने आपको इससे पहले समझाया था, लोजाइनस में भी समझाया था, है ना, प्लॉटिनस में भी समझाया था। तो जो तर्कपूर्ण बता रहे हैं वो किसका? इंद्रियों का और इंद्रिय बोध का आधार बनी हुई हैं। तो संत एक्वाइनस के अनुसार सौंदर्य तथा शिव एक दूसरे से भिन्न नहीं है। तो इन्होंने जो सौंदर्य है और जो शिव है उन दोनों को भिन्न नहीं बताया है। जब हम सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तो आप प्रत्यक्ष रूप से शिव की ही प्रशंसा करते हैं, और लेकिन फिर भी जो है दोनों में कुछ ना कुछ कहीं पे अंतर होता है, लेकिन संत एक्वाइनस ने नहीं माना है उसको। तो शिव वह है जिसे हम चाहते हैं, अर्थात शिव का कोई प्रयोजन होता है, जिसे हम चाहते हैं उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं, इससे हमारी चाहने की प्रवृत्ति संतुष्ट होती है। किंतु सौंदर्य बुद्धि तत्व से संबंधित होता है। तो देखिए, जो अभी आपको थोड़ी मतलब अभी मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि जो चीज़ हमारे प्रवृत्ति के अनुरूप होती है, तो वो चीज़ हम क्या करते हैं, चाहने की इच्छा कर रखते हैं कि हमें ये चीज़ प्राप्त हो। तो जब हमें वो मिल जाती है तो उस प्रवृत्ति की संतुष्टि हो जाती है। और ये जो है सौंदर्य जो है ये बुद्धि तत्व से संबंधित होता है। यह बुद्धि तत्व इंद्रिय रूपी में प्रत्यक्षीकरण है। सौंदर्य एक विशिष्ट अनुपात तथा सामंजस्य से युक्त होता है, अतः सुंदर वस्तुएं सामंजस्य आदि के कारण ही इंद्रियों को आकर्षित करती हैं। सेम वही चीज़ है कि ये हमारी बुद्धि को और इंद्रिय को प्रत्यक्षीकरण करता है, और सौंदर्य एवं विशिष्ट अनुपात तथा सामंजस्य से युक्त होता है। जो सौंदर्य होता है उसमें अपना अपना एक अनुपात होता है और बैलेंसिंग होती है, सामंजस्य होता है। इसीलिए जो है सुंदर वस्तुएं सामंजस्य आदि के कारण ही हमारे इंद्रियों को आकर्षित करती हैं। जैसा कि अभी बताया आपको कि स्वभाव को जो हमारे पसंद होगी वो चाहे कुरुचिपूर्ण क्यों ना हो, वो हमको आकर्षित लगती हैं, हमको अपनी तरफ मोहित करती हैं। तो वही चीज़ें सेम बता रहे हैं कि जिनमें सामंजस्य होगा वही चीज़ें हमारे इंद्रियों को जल्दी आकर्षित करेंगी। तो इस आकर्षण का कारण है कि इंद्रियां स्वयं उसी प्रकार के गुणों से युक्त होती हैं और उसी प्रकार की विशेषताओं वाली वस्तुओं में रुचि प्रकट करती हैं। तो हम देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। तो यह ज्ञाता और ज्ञेय का समरूप संबंध है, अतः अनुकृति के द्वारा वस्तु को जितना अधिक समझा जाएगा उतनी ही उसके प्रति मन में धारणा के स्पष्टीकरण में सहायता मिलेगी। तो देखिए, ये जो संबंध बताया हुआ है कि इंद्रियां जो चीज़ों को जिन चीज़ों में हमारी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, उसकी तरफ ही आकर्षित होती हैं। तो ये क्या है, एक ज्ञाता और ज्ञेय का समरूप संबंध बताया गया है। और अनुकृति के द्वारा वस्तु को जितना अधिक समझा जाएगा, जैसे कोई भी चीज़ आप बार बार उसकी अनुकृति करते हो और उसको बार बार करने के बाद आपको और अच्छी उससे समझ मिलती है, तो क्या होगा, उसके प्रति स्पष्टीकरण, आपको वो चीज़ एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ अब हमें इसको ऐसे करना है।
तो इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दोनों एक रूपता आती है। इसका आधार दोनों का समरूप संबंध है। तो ये प्रक्रिया करके क्या कि जो अनुकृति के द्वारा आप जितने सूक्ष्मता से चीज़ों को समझोगे तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो परिणाम आता है उनमें एक रूपता होती है ना। कभी कभी तो चीज़ें डिफरेंट होने लगती हैं, लेकिन फिर क्या होता है दोनों एक समान होने लगती हैं, परिणाम और प्रक्रिया दोनों। तो इसका आधार दोनों समरूप संबंध से है। एक्वानिस ने सौंदर्य के 3 मूल तत्वों का उल्लेख किया है, वह यहाँ है। तो देखते हैं इनके 3 मूल तत्व कौन से हैं। पहला है पूर्णता। तो अपूर्णता से कुरूपता जन्म लेती है और पूर्णता से सुंदरता। अपूर्ण होने के कारण ही वस्तु में कुरूप दिखाई देता है। तो एक कुरूप लिखा है, इसको कुरूप कर लेना आप लोग। तो देखिए कोई चीज़ में ये बता रहे हैं कि सौंदर्य होने के लिए तीन ये मुख्य बिंदु इन्होंने बताए हैं, तत्व बताए हैं कि ये 3 चीज़ होनी जरूरी होनी चाहिए। तो पहला है कि पूर्णता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अपूर्णता होती है चीज़ों में उससे बता रहे हैं कि कुरूपता जन्म लेती है। मतलब वो अगर अपूर्ण रहेगी तो वो कहीं ना कहीं कुरूप लगेगी हमें, तो उससे कुरूपता जन्म लेती है। और जब पूरी हो जाती है किसी चीज़ को, हम बहुत पूर्णता ढंग से करते हैं, पूरी तरह इसको ख़त्म करते हैं, तो उससे क्या होती है सुंदरता जन्म लेती है। तो पूर्णता जो चीज़ें होती हैं वो सुंदर लगती हैं, और अपूर्ण होने के कारण जो वस्तुएं होती हैं वो कितनी सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि लेकिन वो कुरूप दिखाई देती हैं। अब सेकंड इन्होंने अनुपात एवं सामंजस्य बताया है। तो इसके ना होने पर वस्तु कुरूप दिखाई देती हैं। तो देखिए किसी भी चीज़ में अनुपात बहुत ज़रूरी है। अब खाने को ही ले लीजिए आप, अगर खाने में आपने स्वादानुसार नमक नहीं डाला और उसके अनुपात से थोड़ी सी सब्जी और उसमें आपने ज़्यादा नमक डाल दिया तो वो कैसी सब्जी कड़वी हो जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे तो आपको मैंने खाने का एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन कलाकृति के साथ भी ऐसा होता है कि अगर उसमें आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जो है डाल देंगे जो उसमें नहीं जा रही होगी, पेंटिंग्स के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो क्या होगी वो कुरूप दिखाई देने लगती है। तो इसीलिए अनुपात और सामंजस्य को लेके ध्यान में रख के काम करना चाहिए, तो उससे उसमें सुंदरता आती है। अब थर्ड है इनका सुस्पष्टता। सुंदर वस्तुओं में आभापूर्ण स्पष्टता भी होती है। तो स्पष्टता होने के साथ ही अगर कोई चीज़ आपको भ्रमित करती है तो वो चीज़ आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी कि जिस चीज़ में स्पष्टता होगी। तो सौंदर्य अनुभव के 2 ही मार्ग हैं। पहला नेत्र इंद्रिय एवं श्रवण इंद्रिय। स्वाद इंद्रिय एवं गंध इंद्रिय की तुलना में विज्ञान को बहुत अधिक प्रत्यक्ष करती है। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि 2 मार्ग हैं, इंद्रियों के मार्ग बता रहे हैं, एक वैज्ञानिक मार्ग और दूसरा इंद्रिय मार्ग। तो ये इन्होंने बताया कि अनुभव के 2 मार्ग हैं जिनके द्वारा हम सौंदर्य को ग्रहण करते हैं या उनको फील करते हैं, उनका अनुभव एक्सपीरियंस लेते हैं। तो नेत्र इंद्रिय जो हमारे आँखों के द्वारा देखा जाता है, श्रवण इंद्रिय जो हमारे कानों के द्वारा सुना जाता है, स्वाद इंद्रिय जो हम खा के पता करते हैं कि इनमें क्या अच्छाई है, और गंध इंद्रिय जिनको हम सूंघ के पता करते हैं। तो इनकी तुलना में इन्होंने विज्ञान को बहुत अधिक प्रत्यक्ष माना है या विज्ञान को बहुत अधिक प्रत्यक्ष करती है। तो ये चीज़ें इन्हीं के द्वारा, ये दोनों मार्गों के द्वारा सौंदर्य का अनुभव किया जा सकता है। आँख और कान से ही हम संसार एक यथार्थ और कलाकृति का भेद समझने में समर्थ होते हैं। तो देखिए आँख और कान से मतलब अगर हम कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, तो देख के हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम कोई चीज़ देखते हैं तो उससे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये चीज़ कैसे बनाई है, ये कलाकृति में क्या है, क्या दिखाया हुआ है आर्टिस्ट ने। तो आप क्या करते हो, उससे पूछते हो। तो आपके जब कानों को संतुष्टि मिलती है वो चीज़ सुन के, तो तब भी वो आपको बहुत अच्छी लगने लगती है। लेकिन कोई दृश्य ऐसा होता है, मान लीजिए कोई रियलिस्टिक पेंटिंग है, आपने देखा आँखों से, उसके बारे में जानने की ज़रूरत ही नहीं, वो आपको इतना रियल लग रहा है तो आपको ऐसे ही अच्छा लग जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि आँख और कान से हम इस संसार के यथार्थ को देखते हैं या कलाकृति के भेद को समझने में समर्थ होते हैं। बाह्य यथार्थ की संसार इच्छा को उत्पन्न करता है। अच्छा, तो जो हमारा बाह्य यथार्थ है, जो हम बाहरी रियलिज्म देखते हैं, उससे क्या होती है, इच्छा को ये उत्पन्न करता है, हमारी इच्छा को, संसार की इच्छा को वो उत्पन्न करता है। संसार यथार्थ से उत्पन्न इच्छा का प्रयोजन होती है, किंतु सौंदर्य की इच्छा निष्प्रयोजन होती है। यह केवल प्रत्यक्षीकरण तथा मनन से पूर्ण होती है। तो देखिए संसार यथार्थ से उत्पन्न क्या है, इच्छा, अभी बताया मैंने आपको। तो ये जो है हमारे ये जो हमारा रियलिस्टिक जो चीज़ें दिखती हैं, जो यथार्थ रूप में दिखती हैं, तो उससे क्या होती है, हमारी इच्छा प्रकट होती है, इच्छा उत्पन्न होती है ना, और उसी से प्रयोजन होता है। लेकिन
सौंदर्य की जो इच्छा होती है वो निष्प्रयोजन होती है। मतलब आपको, आपकी इंद्रियों को, आपकी आत्मा को चीज़ें जब अच्छी लगेंगी तभी वो अच्छी हैं। आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि ये अच्छी है, ये अच्छी है ना। दूसरों को खुश करने के लिए आप बोल सकते हो कि ये अच्छी है, लेकिन आपके मन को जो संतुष्ट करे, आपकी इंद्रियों को जो संतुष्ट करे, वो अच्छा होता है। ये नहीं कि जब आपको यथार्थ में दिख रहा है, अगर नहीं भी अच्छा है तब भी सुंदर है बोल सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जो सौंदर्य की इच्छा है वो निष्प्रयोजन है, या केवल प्रत्यक्षीकरण तथा मनन से पूर्ण होता है। सेम वही चीज़ कि हम चीज़ों को देखते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसका मनन करते हैं, तभी उससे वो पूर्ण होती है। अतः सौंदर्य के अनुभव में इच्छा शक्ति निश्चित हो जाती है। नेत्र तथा कान नहीं सुंदर वस्तु की संपूर्णता को ग्रहण करने में अधिक सक्षम है, जो बुद्धि का विषय है। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं हटा देना, ये यहाँ पे। तो अतः सौंदर्य के अनुभव से हमें क्या होती है, इच्छा शक्ति निश्चित हो जाती है कि हाँ भाई हमें क्या चीज़ें पसंद हैं। सौंदर्य के अनुभव के द्वारा हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चीज़ हमारे ऊपर अच्छी लग रही है, हमें देखने में अच्छी लग रही है। तो वो किससे डिसाइड करते हैं, हमारी इच्छा शक्ति से निश्चित करते हैं हम। और नेत्र और कान के द्वारा सुंदर वस्तुओं को संपूर्णता से ग्रहण करते हैं। और बुद्धि जो है, हमारा जो बुद्धि का विषय है, वो बहुत ज़्यादा सक्षम होता है सौंदर्यता को पहचानने में। अतः यह दोनों इंद्रियां बुद्धि के अधिक निकट होती हैं। कौन सी, ये जो यहाँ पे नेत्र और कान बताया, तो ये नेत्र और जो कान है वो हमारी बुद्धि के बहुत अधिक निकट होती हैं, इसलिए वो जो है अच्छी बताई गई हैं, या उनके द्वारा हम अनुभव करते हैं सुंदरता का। इसी के आधार पर संतवाणी ने कहा है कि सुंदर वही है जो केवल ज्ञानात्मक क्रिया के द्वारा ही आनंद प्रदान करता है। तो जो चीज़ें हमें ज्ञान देती हैं, तो ये बता रहे हैं हमारे जो ज्ञान की क्रिया में सहायक होती हैं, वो चीज़ें हमें सुंदर लगती हैं, या फिर हमें आनंद की प्राप्ति करवाती हैं। तो ये जो है संतवाणी ने कहा था। और सौंदर्य की इच्छा मूल इच्छा नहीं है, इसकी इच्छा तभी होती है जब यह शिव से संबंधित हो। तो जो है संत थॉमस एक्विनस ने कहा है कि जो चीज़ हमको सुंदर लग जाती है, तो वो मूल इच्छा नहीं है कि भाई हाँ सुंदर लग गई। सुंदर तो हमको संसार में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी वस्तुएं लगती हैं, तो हम उन सारी वस्तुओं को जो है खरीदने तो नहीं लग जाते, या फिर हम उनको करने तो नहीं लग जाते, है ना। तो वो क्या बता रहे हैं कि वही चीज़ें हमें सुंदर लगती हैं जो शिव से, जो कल्याणकारी होती हैं, जो शिव से संबंधित होती हैं। कला के रूपों में आंतरिक सत्य भी होता है, और जब वह भी वंशनीय होता है तो सौंदर्य और सत्य दोनों ही शिव से संबंधित हो जाते हैं। तो बता रहे हैं कि इसमें जो कलाएं होती हैं उसमें क्या होता है, हमारी आंतरिक सत्यता होती है, सत्य होता है उसमें। और जब वो भी वंचनीय होता है, मतलब उससे हटके होता है, तो वो क्या होता है, तो सौंदर्य और सत्य दोनों ही क्या हो जाते हैं, शिव हो जाते हैं और शिव से संबंधित हो जाते हैं। मस्तिष्क ज्ञानात्मक भाग से संबंधित होने के कारण सौंदर्य शिव से भिन्न है। तो इन्होंने सौंदर्य को शिव से भिन्न क्यों बताया हुआ है, क्योंकि मस्तिष्क के ज्ञानात्मक भाग से इसका जो है संबंध होता है। इसी कारण इन्होंने, आप देखिए आपका जो सौंदर्य है वो मस्तिष्क, और जो यहाँ पे हमें शिव बताया गया है तो हमारी आत्मा को संतुष्टि करता है। तो आपकी जो बुद्धि है और आपकी जो आत्मा है वो दोनों अलग अलग है, तो इसीलिए जो है दोनों सौंदर्य और शिव को दोनों को भिन्न भिन्न बताया गया है। तो आपका ये संत थॉमस एक्विनस जो है अभी कंप्लीट हो गया है, और आपको जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसमें स्टार्ट हुआ था। तो ये आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही या फिर जो वर्ड जो लाइन, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जूम मीटिंग पे मेरे साथ, या फिर मुझसे मैसेज करके भी आप लोग पूछ सकते हैं इंद्रियों के बारे में और तर्कपूर्णता के बारे में, ये सारी चीज़ें, और बाकी चीज़ें आप नोट करिए।